नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लविश। आप देख रहे हो नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से जो आज डीएड वर्सेस बीएड की सुनवाई हुई थी, जिसको डीएलएड कहा जाता है। कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया जी की स्पेशल बेंच में दोपहर 2 बजे से कोर्ट नंबर 5 में उसी के बारे में बात करूँगा। आपने चैनल के माध्यम से लाइव वीडियो तो देख ली होगी, लाइव सुनवाई तो सुन ली होगी, बट लेकिन समझ में आया नहीं आया वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको हिंदी में पूरा सारांश बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में पूरे हिंदी में सारांश बताऊंगा कि 24 से 25 मिनट जो भी पूरी सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ क्या नहीं। तो आप देखो, स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई थी 4303/2024। ये आपका डायरी नंबर है जिसमें आईए को अलाउ कर दिया गया है। 23,533, 23,534 और 54,821, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया। और 4 पार्टीज थी। के एम नटराज असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, और सौरभ मिश्रा डबल एजी, पशुपतिनाथ राजधन एओआर, इंदिरा भाकर एडवोकेट वगैरह थे। वही डीएलएड की बात की जाए तो गोपाल शंकर नारायण, मीनाक्षी अरोड़ा, विशाल सिन्हा भी उपस्थित थे और मनदीप कालराजी भी आधे वकील अलग अलग आईए लगाकर उपस्थित हुए अलग अलग स्टेटों के। तो आज ये ऑर्डर कॉपी भी आपको देर शाम को प्राप्त हो चुकी है, जिसमें सुनवाई में साफ इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा ही दिया हुआ है क्योंकि 24-25 मिनट की सुनवाई का ज़्यादा विवरण नहीं दिया, थोड़ा शॉर्ट में दे दिया है। पर ये जो लिखा हुआ है वो शायद पता नहीं कहाँ तक सही है। हियर लैंड काउंसिल फॉर द पार्टीज हियर मिस्टर के.एम. नटराज, लैंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयरिंग एट प्रेजेंट फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, wants to obtain instruction as regards vacancy position as per the advertisement given by the individual states, लिस्ट ऑन 8 अप्रैल 2024 एट 2 PM। यानी कि पूरा मामला 8 अप्रैल को अगली सुनवाई यानी सोमवार को 8 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे से फिर से एक बार लिस्टेड किया जाएगा और सुना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो आप देखो साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुना है कि के.एम. नटराज वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अलग अलग राज्यों द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार रिक्ति की स्थिति के संबंध में निर्देश प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ ज़्यादा समझने लायक नहीं है। जो सभी समझने लायक है, 24-25 मिनट की सुनवाई जो भी हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ वो मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, पूरा हिंदी में सारांश वीडियो पे आपको मिलेगा। तो जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते जाएँ, क्योंकि वीडियो देख के कुछ लोग चले ही जाते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटा चैनल है लेकिन आपके काम की चीज़ का है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले बात करता हूं बिना लेट किए हुए कि स्पेशल बेंच में 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आया था। उसी पर पूरी बहस हुई थी कि आखिर मैटर क्या था। यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट सरकार की तरफ से एक एमए मिसक्लेनेशन एप्लीकेशन लगाई गई थी 4303/2024, जिसकी सुनवाई लगभग 24 से 25 से 26 मिनट हुई थी। जिसमें नेक्स्ट डेट आपको पता है 8 अप्रैल मिल चुकी है। मंडे को दोपहर 2 बजे केस लिस्टेड किया जाएगा। अब ये किस किस दिशा में जा रहा है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो केस है वो छत्तीसगढ़ में और बिहार में आपको पता है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में तो कल ही कुछ फैसला आया, जिसमें छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डबल बेंच के हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए गए कि 6 सप्ताह के अंदर बीएड वालों को बाहर करके, नौकरी से बाहर करके और डीएड को नियुक्ति दी जाए। तो इसी प्रकार बिहार में अभी 22,000 बच्चों को बाहर किया गया है। सब्जेक्ट टू आउटकम पर भी बात हुई थी। डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा आपके वहाँ थी। तो मीनाक्षी अरोड़ा ने अपनी 2 बातें पूछी थी, कही थी। देखो किस प्रकार से, पहले ही पूछा देश में कितने पद खाली हैं, यानी कि राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर कितने पद खाली हैं। ये कोर्ट को बताया गया था कि आपके द्वारा 2 बातें पिछले आदेश में 13 मार्च को 2 बातें पूछी गई थी। इसमें एक तो ये था देश में कितने पद खाली हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, और दूसरा ये था जो 11 अगस्त 2023 से पहले जो बच्चे बीएड के चयनित हो चुके हैं, इनकी ज्वाइनिंग पाली है, उनके पास ऐसी कोई, यानी कि उनको ऐसी देश में कोई ऐसी संस्था है क्या, या ब्रिज कोर्स हो या कोई ऐसी संस्था हो जो 6 महीने का कोर्स या कोई भी कितने भी महीने की अवधि का कोर्स कराकर उनको डीएलएड के समकक्ष किया जा सके। 2 बातें भारत सरकार से पूछी गई थी जस्टिस दोनों के द्वारा, जस्टिस अनिरुद्ध बोस के द्वारा। तो ये बातें डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा ने स्पष्ट की कि आपके द्वारा यह पूछा गया तो संज्ञान में लाया गया। तो यही एक बात थी एफिडेविट की। तो एफिडेविट यानी कि मांगा गया था दोनों पॉइंटों पर भारत सरकार की तरफ से, लेकिन आज ये एफिडेविट सबमिट नहीं किया गया है भारत सरकार की तरफ से। भले ही फिर लेकिन इसी पर एक जवाब मीनाक्षी अरोड़ा जी डीएलएड की तरफ से बोलती हैं, भले ही
भले ही क्या होता है एफिडेविट जमा अब नहीं दिया गया हो, लेकिन आरटीआई में मार्च 2024 में एक आरटीआई में जवाब आया है हाल ही में कि कोई भी ऐसी एनसीटी की तरफ से बताया गया रिप्लाई में कि ऐसी कोई भी देश में संस्था नहीं है, अवेलेबल नहीं है जो बीएड वालों को एक किसी भी माध्यम से डीएलएड के समकक्ष बनाया जा सके। तो इस पर एक मीनाक्षी अरोड़ा ने अपनी बात कही थी कि ऐसी कोई भी संस्था नहीं है। तो इसी पर मैं आपको बता दूं, तो इसी पर मान लो, फिर इसी पर बोलती हैं मीनाक्षी अरोड़ा जी, मान लो संस्था हो भी जाती है तो क्या जो हो रहा है या बीएड के लोग 6 माह के ब्रिज कोर्स को क्वालिफाई कर लेंगे? यानी कि मान लो कोई संस्था होती भी है तो क्या ये पक्का है कि बीएड के लोग 6 माह के अंदर ब्रिज कोर्स को क्वालिफाई कर लेंगे? ये भी कहा था। फिर सेकंड एक बात और कही थी कि 21A का जो उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन का उल्लंघन हो रहा है, वो भी कोर्ट को एक अवगत कराया गया था। इस पर बीएड की तरफ से पटवारी सर थे, उन्होंने कहा था कि यानी कि रिक्ति के पद के बारे में एक बात कही थी कि सर, माननीय जस्टिस महोदय, दिसंबर 2023 में संसद में किसी एक मिनिस्टर के द्वारा एक क्वेश्चन का जवाब दिया गया था कि कितने पदों पर, मतलब प्राथमिक में कितने पद खाली, तो उस पर मिनिस्टर के द्वारा एक जवाब दिया गया था। उसमें कहा गया था करीब 7.25 लाख के पद खाली हैं। तो डीएड की तरफ से वो बोलती हैं मीनाक्षी अरोड़ा जी, तो यहाँ पर भले ही पद खाली हों, लेकिन जो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, तो जो लोग ओवर एज हो रहे हैं उनका उनका क्या फ़ायदा होगा? उनको तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो और छत्तीसगढ़ बिहार में फैसला आ गया है और एमपी में अलग क्यों है? एमपी में ये फैसला क्यों लागू नहीं हो पा रहा और एमपी में फैसला क्यों नहीं हो पा रहा अब तक? हाई कोर्ट फैसला डिसाइड क्यों नहीं किया जा रहा? ये मीनाक्षी अरोड़ा की तरफ से बात कही गई थी। उनका पटवारी सर का एक ही बात था कि यानी कि 7.25 लाख जो भी पद खाली हैं, संसद में जो भी क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर दिया गया, तो उनका कहना कि मतलब यही था कि आगे जो पद खाली हैं उनको डीएलएड को मौका दे देंगे या दे दिया जाएगा। सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो पद खाली हैं उनको वैलिड कर दिया जाएगा। जो मतलब अभी जो चयनित हैं उनको बाहर नहीं निकाला जाए, जो पद खाली हैं उनसे उनको डीएलएड को वालों को मौका दिया जाए, उनका ये मतलब था। इसी पर रिप्लाई काउंटर करते हुए मीनाक्षी अरोड़ा जी ने ये बात कही थी कि यहाँ पर भले ही पद खाली, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम यहाँ बढ़ती थी, यहाँ भी वहाँ बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, उनका क्या होगा? उन्हें तो नौकरी नहीं मिलेगी। और जो छत्तीसगढ़ बिहार में जो फैसला आ गया है, वहाँ मध्य प्रदेश अलग क्यों है इससे? हाईकोर्ट में फैसला, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट है जो फैसला डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा? इसी पर पटवालिया जी साथ ही बोलते हैं बीएड की तरफ से, हाई कोर्ट फैसला नहीं दे सकती तो कोर्ट ने कहा क्यों? ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है क्या? तो इसी पर बोलते हैं पटवाले सर, क्योंकि हाई कोर्ट का ये पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो डिफेंड कर सके। इस पर पटवाली सर ने ये जवाब दिया था। भाई पटवाली सर एक और बात कहते हैं, पटवाली सर ने एक बात कही थी, जो भी कोर्ट ने फैसला दिया वो मेरिट एंड लॉ पर, लेकिन मेरिट यह कहता है कि बीएड प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है, और लॉ जो कहता है जो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी, यानी कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगी भर्ती। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश भी बीएड के अगेंस्ट फैसला दे देगी और बीएड बाहर हो जाएगा। तो उन्होंने मेरिट एंड लॉ के आधार पर दो बातें कही कि मेरिट के आधार पर भी बीएड बाहर है और लॉ के आधार पर भी बीएड बाहर है। इसलिए दोनों तरफ से जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फैसला होगा वो बीएड के अगेंस्ट ही होगा। इसलिए बात घुमा फिरा कर बस यही निकल के आ रही थी साथियों कि जो भी फैसला हो वो इनको चयनितों को सेव किया जाए। पर भाई मीनाक्षी अरोड़ा जी और अन्य वकील आईएल आकर उपस्थित हुए थे। तो 11 अगस्त 2023 से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अनिरुद्ध बोस जी ने 3 बातें कही थी कि कुल मिलाकर बात यही है कि 3 पॉइंटों पर उन्होंने अपनी बात कही। 25 नवंबर 2021 को जो हाई कोर्ट से जजमेंट आया था चीफ जस्टिस के द्वारा, जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद से कितनी नियुक्तियां हुई और कितने पद रिक्त हैं, और 11 अगस्त 2023 से पहले कितने पद रिक्त हैं और कितनी नियुक्तियां हुई हैं, 11 अगस्त 2023 के बाद कितनी नियुक्तियां हुई हैं और कितने पद रिक्त हैं। ये 3 बातें अपनी उन्होंने रखी, क्योंकि 3 प्रकार से उन्होंने बोला था कि आखिरकार ये 3 बातें ही महत्वपूर्ण हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 नवंबर 2021 से और 11 अगस्त 2023 के बीच की जो भी नियुक्तियां हुई हैं या जितने भी पद रिक्त हैं उनका ही पूरा मैटर डिसाइड इस पर ही होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। तो वहीं डीएलएड की तरफ से एक मैम या एक बोलते हैं कि श्री भगवान जी कृष्णा की जो बेंच बैठी थी, यानी कि उनके केस था, उनके 3 जज की बेंच बैठी थी, उनके द्वारा 28 जून 2018 का जो गजट था जिसमें अनिरुद्ध बोस जी भी
उपस्थित थे 3 जजों की बेंच में। तो वहाँ पर कि 8 जून 2018 का गैर नोटिफिकेशन इनवैलिड यानी क्रॉस कर दिया गया। तो यानी कि उसके बाद की जो भी विज्ञापन थे वो भी इनवैलिड कर दिए गए। तो इसी प्रकार इसमें देखा जाए तो सभी प्रकार से यही बताया गया कि 2018 के इनवैलिड बताया गया। तो वहीं डीएलएड की मैच्योरिटी तरफ से 21 जून यानी कि 25 नवंबर 2021 के बाद जो भी फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट में, वहाँ से ये फैसला लागू हो। और आईए लगाकर यानी कि बिहार यूपी, आपने देखा होगा तमाम आईए लग के वहाँ पर विद्वान वकील उपस्थित थे, बिहार से यूपी से। सबसे बड़ा यूपी का मैटर था। तो यूपी में शिक्षा मित्रों की बात आ गई थी कि मान लो 2018 से 8 जून 2018 से नोटिफिकेशन एनसीटी गैट रद्द माना जाता, वहीं से फैसला लागू होता है। तो यहाँ पर शिक्षा मित्र भी लपेटे में आ जाएंगे, यानी कि जो भी चयनित हैं वो भी बाहर होंगे। वो यूपी वाले भी अपनी जुगाड़ लगाने में लगे हुए हैं। तो वहीं अपना अपना सभी है। लेकिन 25 नवंबर 2021 से बिहार और छत्तीसगढ़ ने यहीं से सभी को बाहर माना है। पर लेकिन यूपी वालों की बात एक शिक्षा मित्र की तरह से अलग चल रही है। लेकिन उनका भी कहना सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा मैटर क्या है। पर लेकिन अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा 3 बातें कही गई थी 25 नवंबर 2021 और 11 अगस्त 2023 के बीच की जो भी नियुक्तियाँ हैं वो सेफ रहेंगी या नहीं, उसी पर देखना होगा। तो इसी पर मैं आपको बता दूं, सभी राज्यों के विद्वान वकील कोर्ट में आज उपस्थित थे। तो मामला बहुत गंभीर था। तब डीएलएड के वकील ने एक कहा था कि कोर्ट जो अंतरिम आदेश था कोर्ट को वो पढ़ाया था, यानी कि सभी राज्यों में वकील उपस्थित थे। तो जज साहब भी आज थोड़े वैसे रहे थे, क्योंकि दोनों के यानी कभी कोई वकील बोल रहा था तो कोई वकील, तो दोनों तरफ निकाय जा रही थी, कन्फ्यूज हो रहे थे। और क्योंकि एक प्रकार की खिचड़ी बन चुकी थी लास्ट में जाकर। तो डीएलएड के वकील ने बताया था कैसा अंतरिम आदेश में बताया था, कोर्ट को जो जजमेंट पढ़ाया उन्हीं का जो जजमेंट दिया गया था वो पढ़ाया था जो दिसंबर में दिया था, दिसंबर 2022 में देवेश शर्मा की याचिका पर। इसमें सभी राज्यों को अपने पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वहाँ यहाँ के अब वो बात चल रही थी कि यहाँ आप आए हो सभी, तो यानी कि अपने अपने पक्ष आपने क्यों पहले नहीं रखे, क्या जब भी तो सुनवाई हुई थी। तो मतलब यही मैटर चल रहा था। डीएलएड के वकील ने पढ़ाया था कि सर आपने आमंत्रित किया था, अब यहाँ वहाँ उपस्थित नहीं हुए तो उनका मैटर है, क्यों नहीं हुए वहाँ उपस्थित, लेकिन आपने तो आमंत्रित किया ही था ना। उनका ही जजमेंट उनको पढ़ा दिया गया था कि ये आपने अंतरिम आदेश दिया था दिसंबर 2022 में देवेश शर्मा की याचिका लगी हुई थी उस पर। एमपी की बात चली थी कि एमपी भी तो वहाँ उपस्थित थी और एमपी ने भी अपना पक्ष रखा था। ऐसी हाई कोर्ट की मैटर की बात चली थी। लेकिन देखा जाए तो दीपंग गौरव बिहार, श्री भगवान कैस्ट स्टेट ऑफ बिहार, ये सब यानी कि वहाँ भी उन सब लोगों की बात चली थी। तो देखा जाए तो लास्ट में पूरी तरीके से खिचड़ी एक बना दी गई थी पूरे मैटर की। और लास्ट में जज साहब समय पूरा होने पर तो उन्होंने 8 अप्रैल 2024 को सोमवार को इसकी दोपहर 2 बजे से फिर से केस लिस्टेड की तारीख दी है और फिर से केस एक सुना जाएगा। और देखना होगा कि उस दिन फैसला होता है या नहीं, क्योंकि 10 अप्रैल को जस्टिस अनिरुद्ध बोस का रिटायरमेंट होने वाला है। तो बस देखना यही होगा कि उससे पहले फैसला हो जाए, क्योंकि 9-10 से फिर से छुट्टियां नवरात्रा की होने वाली हैं। तो आप जानते हो 8 अप्रैल है वो फाइनल डेट है और वहीं एक फैसला आने की उम्मीद लगाई जा रही है। पर लेकिन मामला आगे बढ़ता है तो मान लो मामला बहुत लंबा चला जाएगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस रिटायरमेंट हो जाएंगे और एक नई बेंच का गठन होगा, वहीं फिर एक फैसला होगा, क्योंकि सुधांशु धुलिया जी के साथ एक नए बेंच की उपस्थिति होगी और वहीं पर फिर मैटर फिर यही मामला गंभीर होता है, क्योंकि सभी जगह डिसाइड हो गया। बस बात होना है एमपी की। तो बस सभी डीएड हो चाहे बीएड अब सब थक चुके हैं। बस सभी का एक ही मकसद है कि एक बार फैसला हो जाए और ये मामला डिसमिस हो जाए, चाहे किसी के भी पक्ष में आए या दोनों पक्षों को बचाकर बीच का रास्ता निकाला जाए। तो बस यही है कि मामला पूरा तरीके से अपने क्लोज मैटर हो जाए। सभी की यही दुआ है, क्योंकि मामला काफ़ी 2018 से लगातार कंटिन्यू चला आ रहा है कि कभी स्टेट इसके मामले पे अब फुल स्टॉप होना ही चाहिए। तो जो भी साथी देख रहे हैं तो अपनी अपनी राय कमेंटों में दें और बताएं किस स्टेट से आप देख रहे हो। और जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें और सभी लोगों को शेयर करें अधिक से अधिक। जय हिंद, जय भारत। तो छोटी छोटी खबरों के लिए इस चैनल पर साथ बने रहिए। धन्यवाद।